संगीतमाला भाग 18। पाश्चात्य स्वर पद्धति का आज हम अध्ययन करेंगे। संगीत क्रियात्मक होता है, किंतु इसके क्रियात्मक रूप को स्थायी रखने के लिए स्वरलिपि पद्धति का जन्म हुआ। विश्व में 4 स्वरलिपि पद्धतियों पर ही अन्य सभी स्वरलिपि पद्धतियां आधारित हैं। ये पद्धतियां इस प्रकार हैं: सोल्फा, न्यूम्स, चीफ, स्टाफ। अब हम एक एक कर इनको जानते हैं। सबसे पहले सोल्फा स्वरलिपि पद्धति। जिस प्रकार भारतीय स्वरों के नाम सा रे गा मा पा धा नी हैं, उसी प्रकार पाश्चात्य देशों में सोल्फा पद्धति के अंतर्गत स्वरों के नाम डो, रे, मी, फा, सोल, ला, सी रखे गए हैं। इस स्वरलिपि का आधुनिक स्वरूप मिस्टर S.A. ग्लोवर तथा जॉन कर्वेन के प्रयासों का फल है। प्रारंभिक संगीत शिक्षा के लिए इंग्लैंड में इस पद्धति का खूब प्रयोग होता था। तार सप्तक के स्वर के लिए इसमें स्वरों के ऊपर खड़ी या पड़ी रेखाएं होती थीं। जैसे हमारे वहाँ तार सप्तक के लिए ऊपर बिंदु रख के हम उसको समझ पाते हैं। इसी प्रकार मंद्र सप्तक दिखाने के लिए स्वरों के नीचे पड़ी रेखाएं वहाँ होती हैं। जिस प्रकार हमारे वहाँ बिंदु रखकर मंद्र के स्वरों में हम लोग चले जाते हैं। कोमल व तीव्र के उच्चारण में परिवर्तन यहाँ पर इससे हो जाता है, इस प्रकार की रेखाओं से। न्यूम्स स्वर पद्धति। यह पद्धति स्वर नामों के स्थान पर गीत के शब्दों के प्रयोग पर ध्यान देती है। धर्म की गोद में विकसित न्यूम्स पद्धति का प्रचार चर्चों में गाए जाने वाले संगीत के साथ हुआ। रोम में इसकी शुरुआत मानी जाती है। धार्मिक गीतों में संकेत करने के लिए इस पद्धति को जो प्रचार मिला, इसमें विराम, स्वल्प विराम, डैश आड़ी रेखाओं के स्वर स्थानों को इंगित किया जाता है। भारतीय संगीत में वेदकालीन ऋचाओं पर भी इस प्रकार के चिन्ह पाए जाते हैं। चीव स्वरलिपि पद्धति। 18वीं सदी में फ्रांस के चीव नामक गणितज्ञ ने इस नवीन स्वरलिपि की कल्पना की थी। उन्हीं के नाम पर यह चीफ नोटेशन कहलाया। इसमें स्वरों को दिखाने के लिए गणित के अंक प्रयोग में लाए जाते हैं तथा ऊंचे नीचे स्वर दर्शाने के लिए अंकों के ऊपर और नीचे बिंदु लगा दिए जाते हैं। सामवेद की ऋचाओं पर भी 1, 2, 3, 4 इस प्रकार स्वर संकेत मिलते हैं। स्टाफ स्वरलिपि पद्धति। यह न्यूम्स स्वरलिपि का विकसित रूप है। इसमें 5 समानांतर आड़ी लकीरों का स्तंभ स्टाफ बनाकर उसके बीच में स्वरों को अंकित किया जाता है। स्वरों के लिए उसमें ओ एक शून्य सा चिन्ह प्रयुक्त होता है। इस पद्धति की मुख्य विशेषता यह है कि इसमें स्वर और ताल को एक साथ दिखाया जाता है। वर्तमान में अधिकांश देशों में इस पद्धति को अपनाया जाता है। इस पद्धति में सूक्ष्मतम भावों को प्रकट करने में सरलता है, इसलिए भारत में भी इसका चलन है। विशेषकर फिल्मी संगीत निर्देशक इस पद्धति को महत्व देते हैं। पाश्चात्य संगीत के विकास में यहाँ के गिरजाघरों का प्रमुख स्थान रहा। धार्मिक संगीत में सामूहिकता, पार्श्व संगीत और वृंदवादन, जिसको हम ऑर्केस्ट्रा कहते हैं, को विशिष्ट स्थान प्राप्त है। समूह में स्त्री पुरुष युवक युवतियां सभी होते हैं और यह भी स्पष्ट है कि उनके स्वर एक दूसरे से पृथक होते हैं। इसलिए सभी प्रकार के कंठों की स्वरलिपि लिखने के लिए 5 से 6 और 6 से 11 रेखाओं की कल्पना की गई। इन 11 रेखाओं के समूह को ग्रेट स्टेट कहा गया। बार बार 11 रेखाओं को खींचने का कार्य इसमें होता रहा, अतः इसे सरल बनाने का प्रयत्न बाद में कर दिया गया। 11 रेखाओं के 2 भाग किए गए। 5-5 रेखाओं के बीच छठी रेखा
दोनों में समान कॉमन मान ली गई। इन दो विभागों से दो सप्तक बने। इसमें आवश्यकता अनुसार किसी भी सप्तक का प्रयोग केवल 5 रेखाएं खींचकर हो सकता था। ऊपर से प्रथम सप्तक ट्रेबल अथवा जी क्लेफ और दूसरा वास अथवा यस क्लेफ, जो हम कहेंगे इसको एफ क्लेफ जो है कहलाया। दोनों सप्तकों में अंतर प्रदर्शित करने के लिए 5 रेखाओं के प्रारंभ में एक विशेष प्रकार का चिन्ह बनाते हैं, जिसे क्लेफ सिग्नेचर कहते हैं। इसका लाभ यह हुआ कि रेखाओं के ऊपर ट्रेबल अथवा बास क्लेफ लिखने की आवश्यकता नहीं हुई। आजकल प्रथम क्लेफ ही काम चला देता है। अब स्टार स्वरलिपि लिखने की विधि देखिए इस चार्ट में। इस पद्धति में स्वर नाम के स्थान पर अंडाकार चिन्ह बनाते हैं। यह चिन्ह किसी एक रेखा अथवा 2 रेखाओं के बीच बनाया जाता है। इन्हीं से स्वर का बोध होता है। निम्नलिखित चित्र में फिर से देखिए, ट्रेबल क्लेफ है, सा रे गा मा प ध नी सा रे गा मा, ये तार को चले गए। नीचे बास क्लेफ जो है उसमें मंत्र को आ रहे हैं, सा नी धा पा मा ग रे सा, और पूरे नीचे हम और नीचे प तक आ जा रहे हैं। ट्रेबल क्लेफ में नीचे क्रमशः सा ग प नी और तार रे और तार मा की रेखाएं होती हैं, और बास क्लेफ में ऊपर की सा ध म रे नी प की रेखाएं होती हैं। दोनों क्लेफ में बाईं ओर अलग अलग प्रकार के जो चिन्ह बने हैं उन्हें क्लेफ सिग्नेचर कहते हैं। ट्रेबल क्लेफ में मध्य और तार सप्तक के स्वर दिखाए जाते हैं, और बास क्लेफ में मंद्र और अतिमंद्र सप्तक के स्वर दिखाए जाते हैं। प्रारंभ में स्टार नोटेशन में एक भी स्वर लिखने के लिए 11 रेखाएं खींचनी पड़ती थी, और यह अनुभव किया गया कि मंद्र अथवा मंद्र सप्तक के स्वरों का प्रयोग बहुत कम होता है। इसलिए उन लोगों ने इसे सरल बनाने के लिए ट्रेबल क्लेफ अथवा बास क्लेफ को बिल्कुल अलग कर दिया और एक क्लेफ से ही काम चलने लगा। क्लेफ से अधिक स्वरों की आवश्यकता पड़ने पर ऊपर या नीचे अलग से अतिरिक्त रेखाएं खींचने लगे और इनको लेजर लाइन कहने लगे। उदाहरण के लिए ट्रेबल क्लेफ में सबसे नीचे मध्य सा माने सी की रेखा होती है, अतः उसके नीचे खींची गई रेखा मंद्र धा की होगी। इसी प्रकार ट्रेबल क्लेफ में ऊपर की रेखा तार मौ की होती है, उसके ऊपर की दूसरी लेजर जो लाइन है वो तार धा की होगी। आवश्यकता अनुसार लेजर लाइन की संख्या बढ़ाई जा सकती है, उसमें कोई प्रतिबंध नहीं है। अब स्वर लिपि के लिए पाश्चात्य संगीत के स्वर नाम दिए जा रहे हैं, इनको समझते हैं। जैसे भारतीय नाम हमारे वहाँ षड़ज ऋषभ गांधार सारे गामा पधा निशा करके हैं, इसी प्रकार पाश्चात्य में नोटेशन के नाम अलग हैं और उनके उच्चारित करने के अलग हैं। पहले उच्चारित करने वाले नाम देखिए, सारे गामा पधा नी को डो रे मी फा सोल ले सी डो। अब जो इनके वहाँ स्वरलिपि के नाम हैं वो इस प्रकार है, जैसे सी या टॉनिक, डी या मेजर 2 या सुपर टॉनिक, और ई है इसे मेजर 3rd या मीडिएट कहते हैं, एफ या परफेक्ट 4th या सब डोमिनेंट, उसके बाद जी या परफेक्ट 5th या डोमिनेंट, उसके बाद ए या मेजर 6th या सब डोमिनेंट, इसके बाद बी या मेजर 7th या लीडिंग नोट, फिर सा या ओक्टेव। इस प्रकार हमने चार्ट को समझा। अब चलते हैं स्वरों के प्रकार में। पाश्चात्य देशों में भी उत्तर भारत के समान, जो हमारा उत्तरी भारतीय संगीत है, हिंदुस्तानी संगीत के समान 3 प्रकार माने गए हैं स्वरों के, शुद्ध, कोमल और तीव्र। जिस स्वर को कोमल अथवा तीव्र करना होता है उसकी बाईं ओर फ्लैट कोमल व तीव्र का चिन्ह लगा देते हैं। किसी भी चिन्ह को नहीं रहने पर उसे शुद्ध मान लिया जाता है। कभी कभी शुद्ध का चिन्ह भी लगाया जाता है। शुद्ध स्वर का चिन्ह उसी अवस्था में लगाया जाता है जब की सिग्नेचर का प्रयोग किया जाता है।
की सिग्नेचर लगाने से उस लाइन के सभी स्वर विकृत हो जाएंगे। उदाहरण के लिए किसी रचना में कोमल ग का प्रयोग किया गया है तो बार बार ग यानी ई को फ्लैट अर्थात कोमल करने के बजाय क्लैप सिग्नेचर की दाईं ओर ग की रेखा पर फ्लैट का चिन्ह लगा देंगे, जिससे उस लाइन के सभी ग कोमल समझे जाएं। किंतु अगर किसी स्थान पर शुद्ध ग की आवश्यकता हुई तब शुद्ध ग का चिन्ह लगा दिया जाता है और जिस स्वर पर शुद्ध का चिन्ह लगाएंगे केवल वही शुद्ध होगा और शेष स्वर पूर्ववत कोमल ही रहेंगे। अब स्वरों के चिन्हों को आप देख लीजिए। कोमल, शुद्ध, कोमल और तीव्र जो हमारे इनमें बनाए गए हैं, एक नेचुरल है, इसमें नोट से है, फ्लैट नोट से है और शार्प नोट से है। बात करते हैं की सिग्नेचर की। अगर आप किसी स्वर रचना में जब किसी स्वर का एक ही विकृत रूप अधिक प्रयोग हुआ देखते हैं, करते हैं, जैसे कोमल ग, तो क्लैप में प्रत्येक बार कोमल चिन्ह लगाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि ग स्वर की रेखा पर क्लैप चिन्ह के बगल में कोमल का चिन्ह बना देते हैं और एक रेखा खींच देते हैं। फलस्वरूप उस पंक्ति का प्रत्येक गांधार या ग स्वर कोमल हो जाएगा। इसी प्रकार के चिन्हों को की सिग्नेचर कहते हैं। अगर उस स्वर की रचना में कहीं कहीं शुद्ध भी प्रयुक्त हुआ तो इस ग की बाईं ओर शुद्ध का चिन्ह लगा देंगे, जिससे केवल वही ग शुद्ध माना जाएगा और शेष कोमल। इस प्रकार हम पाश्चात्य स्वरलिपि पद्धति का एक संक्षेप में यहाँ पर अभ्यास हमने किया, देखा, इसको समझ रहे हैं। चूंकि ये प्रयोगात्मक है, संगीत पूरे रूप से प्रयोगात्मक है, तो इसके शास्त्र को भी जानना आवश्यक है। इसलिए छोटे छोटे से संक्षेप से अध्याय विद्यार्थियों को देखते हुए उनको समझाने के लिए बताए गए हैं। इसका अभ्यास आप कर ज़्यादा कर सकते हैं, तो इसका मनन करिए और इसको अभ्यास में आप अपने गुरुजनों के सामने करिए।